चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं, आज पहला एपिसोड है एडवांस ट्रेडिंग फंडा का। तो हम आज एसिमेट्रिकल रिस्क को डिस्कस करेंगे। अब ये एसिमेट्रिकल रिस्क क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको जानते हैं। इसको जानना शुरू करने के पहले इसका जो एक सबसे बड़ा फायदा होता है ये होता है कि आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना आ जाएगा और लॉन्ग टर्म में जो बड़े लॉसेस वगैरह होते हैं उनसे आप हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, इसको शुरू करने के पहले एक छोटा सा नोट आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखते चलते हैं कि जब आप कभी भी ट्रेड करने जाते हैं तो आपको आपका मैक्स लॉस हमेशा पता होना चाहिए। एनी सिनेरियो, चाहे आप डायरेक्ट स्टॉक्स में ट्रेड करें, चाहे डेरिवेटिव ट्रेड करें जिसमें आप ऑप्शन फ्यूचर ट्रेड करिए, चाहे कमोडिटी ट्रेड कीजिए, चाहे आप कोई और बेसिकली करेंसी ट्रेड कीजिए, जो भी आप कर रहे हैं आपको आपका मैक्स लॉस पता होना चाहिए। और अगर वो नहीं पता है तो ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, आपको सोचना ही नहीं है ट्रेड लगाने के बारे में उतनी देर तक। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के साथ में क्लास में हम ये बात बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक हमारी अपनी बात है, हम हमेशा मैक्स लॉस आप लोगों को अपने एनालिसिस के साथ शेयर करते ही हैं। इन जनरल हमारे पोर्टफोलियो में 5% का मैक्स लॉस लगा होता है। आप लोग भी चाहें तो ये टेक्निक यूज कर सकते हैं आपके टोटल पोर्टफोलियो का 5%। अगर पूरा पोर्टफोलियो बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, अगर पोर्टफोलियो नहीं बनाते हैं, सिंगल स्टॉक पे ट्रेड करते हैं, तो आप 1-2% का ले सकते हैं। और जैसा भी आपको सही लगता है उसमें आपको देखना है कि अगर स्टॉक स्ट्रांग है, अगर स्टॉक स्ट्रांग है तो इसको अपन यहाँ नीचे ले चलते हैं। अगर स्टॉक स्ट्रांग है तो आप थोड़ा मोर आप लॉस परसेंट रख सकते हैं, एसएल परसेंट रख सकते हैं, कहना चाहिए एसएल परसेंट आप थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। अगर नहीं है अगर वीक है स्टॉक तो आपको 1-2%, क्योंकि इसका मतलब आपका एनालिसिस सही नहीं रहा कुछ हद तक। तो ये सारी चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है। अगर अपन जब भी स्टॉक में शुरू करते हैं कोई पोजीशन बनाना, मैक्स लॉस को कैलकुलेट करके रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बहुत ही ज़्यादा आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है। इसको पहले तो पूरी चीज़ें अपने, जैसे ही आप ये शुरू करेंगे, जैसे अभी अपन ने एसिमेट्रिकल रिस्क का डिस्कशन शुरू नहीं किया, जैसे ही अपन शुरू करते हैं आप एक नोट कॉपी पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि इसको अगर आप ऐसे ही बस सुनेंगे तो हो सकता है भूल जाएं। क्योंकि ऐसे तो एसिमेट्रिकल रिस्क बड़ा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, मगर जब उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो वो नहीं हो पाता एग्जीक्यूट, क्योंकि इसके लिए लगती है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का ऐसा होता है कि जब तक अगर नोट्स नहीं होंगे इसको रिवाइज करने में प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि वीडियो को बार बार देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार। तो पहले समझते हैं एसिमेट्रिकल रिस्क होता क्या है। एसिमेट्रिकल रिस्क का बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि एसिमेट्रिकल रिस्क रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर पोटेंशियल गेन सिग्निफिकेंटली ओवरवे द पोटेंशियल लॉसेस। यानी बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि भाई जो प्रॉफिट्स हैं वो लॉसेस से ज्यादा होने चाहिए। ये जो होता है, इन दिस सेटअप द आउटकम्स आर नॉट इवनली बैलेंस्ड। दिस कॉन्सेप्ट इज क्रूशियल इन फाइनेंस इन्वेस्टिंग। ये बेसिकली सीधी बात यही लिखी है इसमें कि फाइनेंस इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग वगैरह में इसको बहुत यूज करते हैं। और आपको बता दें कि जितने भी एडवांस ट्रेडिंग वाले हैं, जितने बड़े बड़े हेज फंड्स वगैरह हैं, या जितने भी फाइनेंस के एडवांस एक्सपर्ट्स हैं, सब एसिमेट्रिकल रिस्क का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ रिटेल ट्रेडर हैं जिसको ये एसिमेट्रिकल रिस्क नहीं समझ में आता। क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि ना तो कोई पढ़ाते इसके बारे में, और ये सब क्लिक वर्दी नहीं होता है, क्योंकि एक का 100 की बातें नहीं होती इसमें कि इसमें माला माल हो जाएंगे, इस तरह की बातें नहीं होती, तो कोई नहीं पढ़ना चाहता। तो एनीवेज आज पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है। तो एसिमेट्रिकल रिस्क का कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि भाई इसमें जब अपने लॉसेस जो हैं वो कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी इसमें समझने वाली चीज है। अब डेफिनेशन ऑफ एसिमेट्रिकल रिस्क में 2 एलिमेंट आ जाते हैं जिसमें गेन्स एंड लॉसेस। द आइडिया is to risk relatively small amount of potential of much larger reward. In other words, it's an uneven balance between possible upside and downside. यानी बेसिकली कम पैसा रिस्क करके आप ज्यादा रिटर्न की कोशिश करते हैं। अब इसमें रिस्क कॉन्सेप्ट को अपने को समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा समझते हैं। क्या मतलब है रिस्क का? रिस्क का मतलब है कि आपका जो एसएल है वो मान लीजिए 100 रुपीज का है, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 300 का। 1:3 1:3 का रेशियो बेस्ट होता है एटलीस्ट। अब अगर मान लीजिए टारगेट वगैरह नहीं क्लियर होता अपने को, जैसा कि अब अपन अक्सर करते हैं, अपन यहाँ टारगेट्स नहीं यूज करते, अपन एसएल के बेसिस पे केवल करते हैं। टारगेट अगर अपन नहीं भी यूज करें, वैसे तो आप कुछ अमाउंट को पहले एग्जिट करवा दें तो वो बेस्ट होता है। जैसे मान के चलिए आपने 100 अमाउंट ले लिया,
तो आपने 50 अमाउंट या फिर 25 अमाउंट अपना पहला टारगेट निकाल के कर लिया, फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे एग्जिट करते जाना है और लास्ट में थोड़ी सी अमाउंट छोड़ देनी है केवल रैली कवर करने के लिए। ये एक सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है, बट रियल लाइफ में इसको एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि कई बार होता है अपने प्रॉफिट दिखता है, अपन चाहते हैं इसको बुक कर लें। ये सारी जो समस्याएं हैं इनसे ही निकलने के लिए अपन क्या करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड का 1:3 मिनिमम अपन मान के चलते हैं। इसका अपने को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पॉसिबिलिटीज वर्सेस पे ऑफ। एसिमेट्रिकल रिस्क ऑफन इन्वॉल्व सिनेरियोज वेयर द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी वर्सेस पे ऑफ। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने स्कूल में, हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा भी होगा। Asymmetrical risk often involves scenarios where the probabilities of outcome might not be equal, but the magnitude of gain relative to the small loss makes the investment or trade appealing। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब 1:3 है, कौन से अगर अपन ने 1:3 का रेशियो लेकर के रखा, तो 1:3 के इस रेशियो में मान के चलिए आपको कभी नेगेटिव हुआ, कभी पॉजिटिव हुआ, कभी नेगेटिव हुआ, कभी पॉजिटिव हुआ, मगर स्टिल आप आउटकम क्या होगा, प्रॉफिट में होगा। क्यों? क्योंकि आपका लॉस छोटा हो रहा है और प्रॉफिट बड़ा हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट है इसमें। ये आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब देखिए, सबसे पहले कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे यूज होता है। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन प्रोवाइड एसिमेट्रिकल रिस्क। व्हेन बाइंग अ कॉल ऑप्शन, द बायर पेज अ प्रीमियम। इफ द स्टॉक गोज अप सिग्निफिकेंटली, ऑप्शन बायर कुड गेट इनॉर्मस रिलेटिव रिटर्न टू द प्रीमियम पेड। इफ द स्टॉक डजंट राइज, द मैक्सिमम लिमिटेड प्रीमियम पेड। अब ये ऐसे तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसमें लिखा है इन्होंने, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, लिमिटेड रिस्क होता है और उसके बदले रिवॉर्ड बड़े होते हैं। मगर क्या होता है, लिमिटेड रिस्क और रिवॉर्ड बड़े होने के बाद भी जो प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन के प्रॉफिट में आने की वो कम होती है। इसको बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको बढ़ाने के लिए अपन करते हैं आईटीएम ऑप्शंस। आईटीएम ऑप्शंस, इन द मनी ऑप्शंस लेते हैं अपन, एटलीस्ट अपने लिए प्रोबेबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाए। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा मार्केट एज का कॉन्सेप्ट, जिसको आगे चल करके अपन एक एडवांस ट्रेडिंग फंडा में और डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मार्केट एज लेने का, कि मार्केट एज कैसे लिया जाता है। जैसे मार्केट एज का बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है, हम यहाँ स्टॉक एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख करके, कोई न्यूज को देख करके कर रहे हैं तो उसके लिमिटेड डेटा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के कर रहे हैं, उसका थोड़ा और ज्यादा डेटा है। किसी ने 15-20 मिनट बस स्टेटमेंट पढ़ा, उतना सफिशिएंट है। किसी ने उसके ऊपर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक रिसर्च की, या 1-2 घंटे, 2.5 घंटे बैठ रहे रोज। जैसे हमारे यहाँ क्लास में होता है, बड़े स्टॉक्स की एनालिसिस करने के लिए अपन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को भी देखते हैं, उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी देखते हैं। अपन साथ में देखते हैं कि भाई कैश फ्लो कैसा है, डेब्ट तो नहीं है कंपनी के गवर्नमेंट के साथ कैसे रिलेशन है, कहाँ कहाँ पे काम कर रही है, कैसा काम कर रही है, प्रोडक्ट में कंपटीशन किन के साथ में, सारी चीजें अपन देखते हैं। तो अपन क्या है, मार्केट एज के लिए ही तो करते हैं ये सारी चीजें। हमारा सारा का सारा गोल क्या होता है, मार्केट एज अचीव करना। तो ये जो मार्केट एज का कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आईटीएम ऑप्शंस एक ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट एज प्रोवाइड करता है, बट ऑप्शन बाइंग से ज्यादा अच्छा क्या है, ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रेंज बेस्ड होता है। तो जैसे अगर अपन ऑप्शन सेलिंग को थोड़ा सा समझ लें, साथ में सेलिंग को समझ लें, तो ये रेंज के हिसाब से प्रॉफिट देता है, रेंज होता है इसमें, ठीक। तो रेंज को समझते हैं, तो रेंज को के हिसाब से कि इसके इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर रहने पे प्रॉफिट होगा, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे रहने में प्रॉफिट होगा। तो उसमें क्या होता है, एक और बड़ा एक एज मिल जाता है। विद दैट बीइंग सेड, चूंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, तो एसिमेट्रिकल रिस्क को इसमें बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको बिल्ड करने के लिए मार्केट की खूब अच्छी समझ होनी चाहिए, जिसके लिए कि टाइम लगता है। और इसको जब अपन खुद भी स्टडी करते हैं, इसलिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहते हैं इन जनरल, जब तक कि हमको ऑप्शन को हेज आउट ना करना हो अपने रिस्क को। जैसे उदाहरण के लिए हमको पता है कि मार्केट में कोई स्टॉक है जो काफी चांसेस हैं कि अभी अपसाइड जाएगा, जैसे SBI को लेकर के हम काफी पॉजिटिव हैं कि इन द नियर फ्यूचर और अपसाइड जाएगा। तो उस चीज को लेते हुए हम क्या सोच रहे हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं कि या तो हम स्टॉक बड़ी मात्रा में ले लें, या फिर जब वो फॉल होना शुरू हो जाए तो हम उस समय कैश कवर्ड कॉल बेच दें। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप उस समय कॉल को शॉर्ट कर देते हैं और उसके साथ में कैश कवर कर लेते हैं उसको। तो जब उसके लेवल के अपसाइड जाएगा तब हमको प्रॉफिट होगा, उसके पहले केवल हम अपना प्रीमियम ले रहे हैं उसमें से। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको अपन आगे चल करके और डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं वेंचर कैपिटल के बारे में। वेंचर कैपिटल क्या है? वेंचर कैपिटल जो है, बेसिकली वेंचर कैपिटल इन इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप कैन बी हाईली asymmetrical. The vast majority of investment might result in total loss, but a successful investment can provide outsized return more than compensate. ये जो है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में, ये बड़े लोगों के बारे में अगर आपको बेसिक भाषा में बोलें, उनके लिए है जो बड़े बड़े बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। और वो क्या करते हैं, अगर आपको बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताएं, क्योंकि VCs के बारे में अगर आप पढ़े हैं
या आपको आइडिया है तो क्या होता है, मान के चलिए 10 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टेड इन 10 कंपनीज, ठीक है, 10 बिजनेस बोल देते हैं, चलिए 10 बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ, जिसमें से 9 फेल हो गए, 9 फेल हो गए, मगर 1 सक्सेस बन गया। वो जो 1 सक्सेस बना, मान के चलिए कि एवरी बिजनेस इन्वेस्टेड 1 CR, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पर बिजनेस में है, तो क्या होगा, 9 तो बिजनेस चले गए, तो 9 करोड़ का क्या हो गया, लॉस हो गया, 9 CR का हो गया लॉस। बट वो जो 1 सक्सेस बिजनेस है, उसने क्या किया, सीधा आपको 12 to 15 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। चलिए प्री टैक्स 15 करोड़, पोस्ट टैक्स 12 करोड़, ऐसे ही बस आपको बताने के लिए है ये, बेसिकली ये सब हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं। बट इन एनी सिनेरियो आपको क्या समझ में आया, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का था, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, 10 बिजनेस में पर इन्वेस्टमेंट 10 बिजनेस थे, टोटल 1 करोड़ पर बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ 10 करोड़, आपने एक अकेले बिजनेस में 12 करोड़ कर दिया, तो आपको 2 करोड़ का ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ, प्लस आपके पास एक ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस, ऑलरेडी वर्किंग बिजनेस आ गया। समझ रहे हैं बात को, ऑलरेडी वर्किंग बिजनेस आपके पास में आ गया, तो इसको अपने को समझना है। ये बेसिकली ये बड़े लोग इसको करते हैं और यही टेक्निक होता है इनके लिए प्रॉफिट करने का। नाउ ग्रांटेड कि इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, स्केलिंग की टेक्निकलिटी होती है कि अच्छा इस साल इसने 12 करोड़ का प्रॉफिट किया, कि अगले साल फिर से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कितना जाना चाहिए, और फिर ये बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं, तो इसको अपन किसी और दिन वेंचर कैपिटल के नजरिए से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसमें इतना है। अभी ये एक और चीज जो समझने वाली है वो ये है कि केस स्टडीज अपन इसमें थोड़ा समझते हैं, एसिमेट्रिकल रिस्क की केस स्टडी। तो एसिमेट्रिकल रिस्क में माइकल बरी का एक केस स्टडी है। माइकल बरी का अगर आपने नाम सुना होगा तो हाउसिंग मार्केट कोलैप्स को ये जो है, ये बहुत बड़े ट्रेडर, इन्होंने क्या किया था, पहले से इसको एक कहना चाहिए भविष्यवाणी कर दी थी। इनको हाउसिंग बबल दिखने लगा था। हाउसिंग बबल को अगर थोड़ा सा आपको समझाएं तो क्या है कि बेसिकली एक बार अमेरिका में ये जो है, ये आपका बेसिकली मिड 2000s की बात है, तब क्या हुआ था कि एक बेसिकली ये था कि जो घरों की का मार्केट है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस उनको लग रहा था, और उनको मालूम था कि ये मार्केट अब ज्यादा दिन तक और नहीं चल पाएगा, जैसा होता है। तो बेसिकली 2008 की बात है एग्जैक्टली, जैसा इसमें सिनेरियो भी यहाँ लिखा हुआ है कि माइकल बरी एन इन्वेस्टर फेमसली पोर्ट्रेड इन बिग शॉट। बिग शॉट करके एक मूवी भी आई थी इन पर, अगर आप देखना चाहें तो, है ना। उन्होंने क्या किया था कि हाउसिंग बबल को क्रेडिट कर लिया था। और ये सिमेट्रिकल रिस्क कैसे हुआ, बरी गेट्स अगेंस्ट द हाउसिंग मार्केट बाय परचेजिंग क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप्स, सीडीएस होते हैं वहां अमेरिका में, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप्स ऑन मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। हिज पोटेंशियल लॉस वाज लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड ऑन द स्वाप्स। अगर आप इसको ऑप्शन के नजरिए से थोड़ा आपको बेसिक भाषा में समझाएं तो उन्होंने क्या किया था, पुट बाय कर लिए थे बहुत सारे। However, the market collapsed and the payout was massively compared to the small investment। यानी क्या हुआ, उन्होंने पुट बाय कर लिए, बेसिकली आउट ऑफ द मनी पुट, आप ये भी कह सकते हो, सीधा आउट ऑफ द मनी पुट उन्होंने ये कर दिया कि भाई ये एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, इसको आउट ऑफ द मनी जैसे लेना है, इन द मनी लेना है, एट द मनी, वो एक कहने की बात है। हमें समझना है कि उन्होंने पुट बाय किया हुआ एक तरीके से, और उसको जब मार्केट कोलैप्स हुआ तो उसमें उनको बहुत बहुत मुनाफा हुआ। क्या होता है जब बेसिकली जब बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाता है ऑप्शन बाइंग के समय, तो जो प्रॉफिट होते हैं वो बहुत ही बड़े प्रॉफिट होते हैं। जो मान लीजिए 9-10 हजार का आपका ऑप्शन है, वो आपका 1-1.5 लाख 2 लाख तक भी पहुंच सकता है। लेकिन जैसा हम हमेशा कहते हैं, इनसे दूर रहिए, ऑप्शन को सिर्फ अपनी रिस्क को मैनेज करने के लिए यूज कीजिए। और अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा श्योरिटी चाहिए, इतनी ज्यादा श्योरिटी चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम या तो आपके पास काफी दिन हो उसकी जर्नी पूरा करने के लिए ऑप्शन के लिए, या आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया हो तभी कीजिए, नहीं तो नहीं लेने में भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि 95% ट्रेडर्स, इसको बताना आप लोगों के लिए जरूरी है, नोट में 95% ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। 95% ट्रेडर आर मेकिंग लॉस है। और ये हमारा डेटा नहीं है, ये जो है सेबी का डेटा है इन ऑप्शंस। ज्यादातर ऑप्शंस में ही है, फ्यूचर में भी उतना नहीं लॉस होता जितना ऑप्शन में होता है। क्यों? क्योंकि सस्ते होते हैं और लोगों को सस्ते दिखते हैं। कभी 9,000, कभी 5,000, कभी 4,000, ऐसे करते 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 लोग लाखों रुपए उड़ा रहे हैं। और ऐसा आप मत कीजिए। आप यहाँ पे, आप स्मार्ट स्टूडेंट है हमारे यहाँ पे, आप स्मार्ट व्यूअर हैं, इस तरह की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा।
अगर अपने को ऑप्शन ट्रेड करना ही है तो हमेशा एक हेज करके चले। अगर आपके पास हेजिंग समझ में आ रही है तो ठीक, नहीं तो रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब अपन केस नंबर 2, नासीम तालेब का ब्लैक स्वान स्ट्रेटेजी। Nassim Taleb is the author of Black Swan, developed a strategy of betting on extreme events and most people thought they are improbable। एक इन्होंने क्या है, ब्लैक स्वान नाम की किताब लिखी है, उस पे ये इन्होंने बात की है इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में कि एकदम इम्प्रोबेबल। अब इम्प्रोबेबल के बारे में एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर आप लोगों को देना चाहें तो अपन उदाहरण दे सकते हैं जो इवेंट आया था कोविड का। कोविड इवेंट के समय जो भी चीजें हुई वो अपन ने देखा। उस वक्त जिन्होंने ये समझ लिया था कि मार्केट क्रैश जरूर किया है लेकिन ये मार्केट ज्यादा दिन तक नहीं गिरा रहेगा, उन्होंने अपना प्रॉपर पोजीशन बना करके कॉल ले करके काफी दिनों के बाद के कॉल ले करके उनको मालूम था कि इवेंचुअली ये अपने लेवल पर वापस आएगा। तो जिस लेवल पर जब इसको वापस आना था तब उस समय ये चीज उनको रिटर्न करके दी, तो ये चीज का बेनिफिट उनको मिला। चलिए तो फिर थोड़ा सा रिकॉर्डिंग इशू हो गया था, लेकिन अब अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो था कि ब्लैक स्वान नाम की इन्होंने किताब को ऑथर किया हुआ है। ये जो है बेसिकली नासिम तालिब ने इन्होंने किताब लिखी। तो इसमें क्या किया इन्होंने, बेटिंग ऑन दी मोस्ट इम्प्रोबेबल स्ट्रेटेजी। इम्प्रोबेबल के बारे में अपन डिस्कस करते कोविड के टाइम मार्केट क्रैश हुआ। उन्होंने जो लोग समझ रहे थे कि भाई ज्यादा समय तक मार्केट ऐसे क्रैश नहीं रहेगा, ये तो एक इवेंट की वजह से हो रहा है, मार्केट में कोई कमी कमजोरी थोड़ी है। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कॉल लिए 2-3 महीने बाद के भी कई बार लिए होंगे। कई लोगों ने ऑप्शन स्टॉक जो सस्ते हो गए थे, अंडर वैल्यूड हो गए थे, उसको खरीदना शुरू कर दिया और जैसे जैसे वो बढ़ा उनको बड़ा मारामाल किया, लोगों को खूब प्रॉफिट हुआ, है ना। हमने भी पर्सनली बेनिफिट उठाया उस चीज का, आप लोगों ने भी उठाया होगा। ये सारी चीजें जो हैं बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो क्या हुआ था बेसिकली, एसिमेट्रिकल ही स्ट्रक्चर ट्रेड इन सच अ वे दैट ही वुड लूज स्मॉल अमाउंट्स कंसिस्टेंटली बाय बाइंग आउट ऑफ मनी ऑप्शन। देखिए अभी अपन ने जो इनके लिए बताया ऑप्शन, जो एग्जांपल माइकल बरी जी के लिए, वही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, बाइंग आउट ऑफ मनी ऑप्शन। ओटीएम ऑप्शन सस्ते होते हैं, आप लोगों को पता होगा ही, है ना। ऑप्शंस की अगर थ्योरी नहीं पता है तो पूछिएगा, अलग से आप लोगों के लिए उसमें बहुत बढ़िया डिटेल में बना देंगे। ऑप्शन क्या किया, आउट ऑफ द मनी ले लिए सस्ते में, बट वुड गेन एनॉर्मस पे आउट ड्यूरिंग रेयर एक्सट्रीम इवेंट्स, है ना, रेयर एक्सट्रीम इवेंट्स में। और जैसे मान के चलिए आउट ऑफ मनी ऑप्शन ले लिया मार्केट क्रैश होने के ऊपर, मार्केट क्रैश होगा उनको लग रहा है, सस्ते ऑप्शंस मिल गए और जब क्रैश हुआ तो वो मार्केट जो स्टॉक ऑप्शन था वो 10x 20x 30x जो भी होना है हो गया। कम से कम 10x तो होते ही अगर एक्सट्रीम इवेंट्स है, और भी ज्यादा होता है कई बार। स्मॉल लॉसेज वेयर सस्टेन ओवर टाइम। अगर मान लीजिए कभी रोल ओवर कराने की नौबत आती भी है तो बहुत ज्यादा स्मॉल लॉसेज होते हैं आपको, क्योंकि भरोसा है। रोल ओवर का कॉन्सेप्ट, अच्छा किसी ने एक बार पूछा था कि रोल ओवर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको लगे हाथ आप लोग बता देते हैं। रोल ओवर क्या होता है, ठीक, व्हाट इज रोल ओवर, और रोल ओवर क्यों समझना जरूरी है, स्पेशली अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और अगर बाय करते हैं। देखिए रोल ओवर का कॉन्सेप्ट है, लेट से आपने 1000 रुपीज का ऑप्शन, जो कि ऐसा आपको 1000 नहीं मानना है, चलिए अपन 10,000 मान लेते हैं। 10,000 रुपीज का आपने ऑप्शन बाय किया, ऑप्शन आपने बाय किया, ठीक, 10,000 रुपीज का क्या क्या करके बाय किया कि मार्केट जो है वो रैली करेगा, रैली करेगा, ऑन द रैली, ऑन रैली आपने बेट ऑफ किया हुआ है, ठीक है। बेट ऑफ मतलब आपने लगा सोचा हुआ है, तो क्या किया है आपने, कॉल, कॉल लिया हुआ है। अब ये जो कॉल का कॉन्सेप्ट है, आपने कॉल ले लिया, आपने बोल दिया कि भाई ये रैली करेगा, ओटीएम ऑप्शन है बाय द वे, या ओटीएम ऑप्शन कहने की भी जरूरत नहीं है, अपन सिंपल रोल ओवर समझते हैं। तो सिंपल ऑप्शन बाय किया हुआ है आपने, कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है। एक चीज और आपने क्या की, आपने बोला कि नेक्स्ट 30 डेज में होने वाला है, नेक्स्ट 30 डेज में बड़ी रैली की आप बात कर रहे हैं, बड़ी रैली होने वाली है, हो सकता है 10-20%, लेट्स से आपको लग रहा है 10% की रैली होगी, 10% की रैली होगी मार्केट में, मिनिमम ऑन रैली, मिनिमम ऑन रैली जो होगी वो 10% की होगी, ठीक, नेक्स्ट 30 डेज में। मान लीजिए कि नहीं होती, तो क्या हुआ, आपका जो ऑप्शन हो गया नॉट हैपन, नॉट हैपन, ठीक। अब नॉट हैपन में आ गया तो क्या हुआ, आपका ऑप्शन क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो। अब आप क्या करेंगे, रोल ओवर करेंगे। क्यों रोल ओवर करेंगे, क्योंकि आपको आपकी स्ट्रेटेजी पे भरोसा है, आपको पता है कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो अभी भी काम करने लायक योग्य है। अब इसमें डेल्टा वगैरह का भी बड़ा रोल आता है, इसमें आपको ये सारी इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह सब पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर अपन बेसिक समझे, आपने रोल ओवर किया, आपने बोला अभी इस 30 डे में नहीं हुआ लेकिन नेक्स्ट 30 डे में होगा, नेक्स्ट 30 डे में होगा,
और फिर आपने क्या किया, फिर ऑप्शन बाय कर लिया, कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, फिर आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, फिर आपने, और वो बाय करके आपने क्या बोल दिया कि अब रैली होगी, और रैली हो गई, 10% की रैली हो गई, आपके ओटीएम ऑप्शन 10,000 से बढ़ करके टू 8 गुना 10 गुना हो गए, लेट्स से 10x हो गया, वो 10,000 का ऑप्शन 1 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया, आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, आपको 90,000 का प्रॉफिट हो गया, है कि नहीं, कॉमन सेंस। लेकिन लेकिन इसमें एक चीज को अपने को क्या जोड़ना है, साथ में टैक्सेस वगैरह जोड़ लेना है, टैक्सेस वगैरह माइनस टैक्सेस वगैरह कर लेना अपने को याद से बिल्कुल, क्योंकि कई लोगों को हमने देखा है जो ये चीज, बाय द वे आप लोग अगर सेबी का नोटिस भी अपने जो भी आप ब्रोकर यूज करते हैं उनमें अगर आप सेबी नोटिस को पूरा पढ़ेंगे उसमें टैक्सेस वगैरह के बारे में बताते हैं, तो माइनस टैक्सेस कर दीजिए तो भी काफी अच्छा मुनाफा हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन रोल ओवर का फंडा काम करता है। ऑप्शन रोल ओवर का मतलब ये नहीं है कि एक बार खरीदे वो 10,000 को आपने ले लिया बस फुर्सत नहीं, रोल ओवर का मतलब आपको उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, उस 10,000 के नेगेटिव को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, वो आपके पास में ऑप्शन उसका नहीं है कि उसको आप नहीं राइट ऑफ करें। तो ये आई होप इसमें आपको चीजें थोड़ी सी और क्लियर हुई होंगी। रोल ओवर का मतलब, रोल ओवर ज्यादातर ऑप्शन बाइंग में ही करते हैं लोग, ऑप्शन सेलिंग में नहीं होता, ऑप्शन बाइंग में ही होता है रोल ओवर, या तो फिर आप फ्यूचर में भी करते हैं, लेकिन फ्यूचर के अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका रोल ओवर अलग टाइप का होता है। उसका रोल ओवर बेसिकली ऐसा होता है कि अच्छा ठीक है, वो एमटीएम वगैरह का लॉजिक आ जाता है, उसमें एमटीएम होता है, अगर आप ऑप्शन बाइंग में बस समझिए। और ये वही लोग करिएगा जिनके पास में रोल ओवर वगैरह वो लोग करते हैं जिनके पास में एक्स्ट्रा कैश हो, अगर वो नहीं है तो आप रोल ओवर नहीं कर पाएंगे और पूरा जीरो हो जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब उसके बाद आउटकम की बात कर लेते हैं। तो 2008 के क्राइसिस में इन्होंने भी किया था इन्वेस्ट, तो इन्होंने भी उसमें से अच्छे खासे रिटर्न निकाले। इन्होंने कैसे निकाला, आउट ऑफ मनी ऑप्शन से निकाला, उन्होंने जो है यहाँ पे जो है ना सीडीएस से निकाला था, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप से। तो इस तरीके से अलग अलग सेम घटना सेम है, प्रॉफिट अलग अलग तरीके से हुआ। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट पर चलते हैं। ऐसे अगर आपको और अच्छा समझना है, अगर ये सिमेट्रिकल रिस्क थोड़ा सा अपन और डिस्कस करना चाहें तो साथ में लगे हाथ डिस्कस कर सकते हैं। एसिमेट्रिकल रिस्क में ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑप्शन में इसको थोड़ा समझते हैं अपन, जरूरी चीज है ये बहुत। इन ऑप्शंस बिल्डिंग दिस इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। आपको इस चीज को समझना है, क्यों, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऑप्शन में इस चीज को आसानी से बिल्ड कर लूंगा तो आपको दिक्कत आने वाली है। हालांकि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, इसको अभी अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, चलिए अभी अपन चलते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट। अब इन्होंने भी थोड़ा सा, हमने भी अपनी तरफ से रिसर्च करी हुई है, तो आपको थोड़ा सा वो भी बता देते हैं कि एसिमेट्रिकल रिस्क को कैसे आप ट्रेडिंग में अपना वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो टू इम्प्लीमेंट asymmetrical risk in trading, you need to structure the trade with very high potential reward compared to risk you are taking. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का इसमें एक बड़ा रोल होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का बहुत बड़ा रोल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, आई होप समझ में आया होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। समझिए, option trading, one of the easiest way to get asymmetrical risk in option is through options buying long dated out of money options with effective way to risk small amounts। अब लॉन्ग डेटेड आउट ऑफ मनी ऑप्शन समझिएगा, जिसकी एक्सपायरी में बहुत दिन बचा हो मगर वो आउट ऑफ मनी है, लेकिन जैसा हम हमेशा आप लोगों को कहते हैं यू नीड टू बी वेरी श्योर, इसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको अपन लिख देते हैं आपके लिए, वेरी श्योर ऑन द ट्रेड, वेरी श्योर ऑन द ट्रेड। नहीं तो आपको क्या होगा, रोल ओवर करना भी है तो भी वेरी श्योर ऑन द ट्रेड होना जरूरी है। आई होप समझ में आई होगी ये बात आप, कि भाई जब अपन रोल ओवर करते हैं तो भी हमें पता होना चाहिए, और अगर हम डायरेक्ट भी ले रहे हैं लॉन्ग डेटेड है, मान के चलिए हम मान के चल रहे हैं कि 3 महीने बाद ये चीज, ये घटना होने वाली, वो होनी जरूरी है आपके प्रॉफिट होने के लिए, बड़ा प्रॉफिट होने के लिए। तो ये चीज है। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अपन ये एग्जांपल भी दिया हुआ है, सपोज यू बिलीव दैट द स्टॉक XYZ इज करेंटली प्राइस्ड एट $50, अपन इसको डॉलर पे रुपी मान लेते हैं, ₹50 का स्टॉक है लेट्स से, कुड डबल इन नेक्स्ट ईयर ड्यू टू पोटेंशियल न्यू प्रोडक्ट रिलीजेस।
अब मान लीजिए कि वो जो 50 रुपए का स्टॉक है वो 100 रुपए का होने वाला है नेक्स्ट ईयर तक, जबकि अगर आप अपने आप में स्टॉक डील के हिसाब से भी सोचे तो बहुत अच्छी डील होती है कि साल भर में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ऐसे तो अच्छे अच्छे ट्रेड नहीं होते इस तरह की, तो आपको ऑप्शन बाइंग की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं है। मगर आपने कहा मेरे को लेवरेज पोजीशन बनाना है। आई होप आप लोगों को ये पता होगा कि ऑप्शन जो होता है बाइंग, स्पेसिफिकली बाइंग हो चाहे सेलिंग हो चाहे फ्यूचर हो चाहे कोई हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग सबसे ज्यादा लेवरेज प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा लेवरेज। बहुत ही सस्ते में आपको बहुत सारा पोजीशन बनाने को मिल जाता है, तो बहुत केयरफुल रहना है। इसमें क्या है, यू कुड बाय अ कॉल ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 60 एक्सपायरिंग इन 1 year फॉर $2 पर ऑप्शन। द मैक्सिमम लॉस लिमिटेड टू $2 प्रीमियम पर ऑप्शन। इफ द स्टॉक राइजेस सिग्निफिकेंटली यू गिव मच मोर लार्जर इन्वेस्टमेंट। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया इन्होंने बताया कि आप 60 रुपए का आप ऑप्शन खरीद लो, 60 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का। आउट ऑफ मनी अभी 50 रुपए का चल रहा है, आपने 60 रुपए पे खरीद लिया कि 60 रुपए के ऊपर जाने वाला है नेक्स्ट ईयर में। अब आपने बोल दिया कि भाई उस हिसाब से आपने जो भी उसको पे करना था, जहां इन्होंने 2 रुपए लिख दिया है पर ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन की कीमत, ये तो अपन ने स्ट्राइक प्राइस है 60 रुपीज का, क्या था स्ट्राइक प्राइस था, कीमत क्या चल रही थी, आउट ऑफ मनी ऑप्शन है, बहुत लॉन्ग एक्सपायरी भी है। कहने का मतलब आउट ऑफ मनी ऑप्शन ऑलरेडी सस्ते होते हैं। मान लीजिए 2 रुपए का मिल गया आपको आउट ऑफ मनी, जो भी लॉट है उसका आप लॉट कितना भी अपने मन में रख सकते हैं, है ना, लॉट जो भी था उसके हिसाब से आपने ले लिया। उसको लेने के बाद अब मान लीजिए जब आपकी प्रोडिक्शन सही होती है तो वो जो 2 रुपए का ऑप्शन है बढ़ के 4 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए भी पहुंच सकता है, 10 रुपए तक पहुंच सकता है। क्यों पहुंच सकता है? क्योंकि स्टॉक तो डबल हो रहा है, लेकिन आपने तो 60 रुपए में खरीदा था, मान के चलिए 60 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पे आपने ऑप्शन ले रखा है, मान के चलिए वो स्टॉक 100 रुपए हो गया, तो वो तो इतना बढ़ जाएगा कि फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत बढ़िया आपको रिवॉर्ड देगा। ये हो गया अपना एक बेसिक सा एग्जांपल। हमेशा लेकिन ऑप्शन बाइंग इज वेरी रिस्की, इस चीज को दिमाग में रखिए। नेक्स्ट थिंग है स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, बड़ा जरूरी, बहुत ही जरूरी चीज। बाय प्लेसिंग स्टॉप लॉस दैट कैप योर डाउनसाइड एंड सेटिंग प्रॉफिट लेवल्स अलाउ लार्जर अपसाइड मूव्स, यू कैन क्रिएट एसिमेट्रिकल सेटअप। फॉर एग्जांपल इफ यू आर विलिंग टू रिस्क 100 रुपीज, इसको डॉलर की जगह रुपीज मान लेते हैं, 100 रुपीज, बट योर टारगेट ऑफ द प्रॉफिट इज 400, योर रिस्क रिवॉर्ड इज 1:4। बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 1:3 कम से कम होना ही चाहिए आपका हर ट्रेड में। अगर आपने 100 रुपए का आपने एसएल रखा हुआ है तो आप 300 रुपए कम से कम निकालने के लिए रेडी रहिए। और उसके बाद एक और चीज जो आजकल अपन लोग यूज करते हैं यहाँ पे, वो होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हालांकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा काम नहीं आता, हमेशा अच्छी चीज नहीं है ये, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा काम नहीं आता, मगर स्टिल बहुत काम की चीज होती है अगर आप उसको सही तरीके से यूज करते हैं तो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको लॉन्ग फॉर्म में, बहुत लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये, कि आप इससे लगातार प्रॉफिट्स को आप अपना कैप आउट कर सकते हैं। आप कैप आउट मतलब आप अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैप आउट नहीं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और लॉसेस को कैप कर सकते हैं, लॉसेस को कैप कर सकते हैं, ट्रेल करते हुए चल रहे हैं, जितना प्रॉफिट हुआ, कम से कम आप लॉस में नहीं निकलेंगे। बट स्टिल ट्राई करना चाहिए कि एक बार ट्रेलिंग आपने लगा दिया एक सर्टेन लेवल के बाद, उसके बाद अगर आपका टारगेट आपने अच्छा नहीं, अगर टारगेट अच्छा नहीं है, मन में अगर अपने को यही नहीं मालूम है कि यार पता नहीं कहाँ तक जाएगा, अगर अच्छा जाएगा तो ठीक, नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम है। इसका एक चीज और यहाँ समझने वाली है, वो है कंपनी एनालिसिस को। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जो होती है वो, स्टॉक जो होता है वो एटीएच पर होता है, मगर हमें लगता है कि वो रैली करेगा। एटीएच क्या, ऑल टाइम हाई, हमें लगता है रैली करेगा, तब हम टारगेट तो नहीं लगा सकते, लेकिन हमने क्या किया, कंपनी एनालिसिस कर रखा है, तो वो जो होता है तब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक मात्र तरीका है अपने प्रॉफिट को बचाने, क्योंकि टारगेट हमने लगाया नहीं है तो हम ट्रेल ही करते हुए चलेंगे। तो फिर उसके बाद आप 15 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 60 मिनट हो गया, 1 डे हो गया, जिस पे भी आपको ट्रेलिंग लगानी है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लेवरेज की। लेवरेज ऑप्शन बाइंग से ज्यादा लेवरेज कुछ नहीं होता है, आपको बहुत केयरफुल रहना है। व्हाइल लेवरेज इंक्रीजेस रिस्क, इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंट्रोल टू क्रिएट द एसिमेट्री बाय लेवरेजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो विद हाई प्रोबेबिलिटी। अब ये जो बात ये लोग कह रहे हैं, बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपको अपना बहुत ज्यादा पैसा रिस्क पे नहीं लगाना पड़ता बड़ी पोजीशन बनाने के लिए जब आप लेवरेज इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। बट रियल फैक्ट ये है कि लेवरेज इंस्ट्रूमेंट में बहुत धोखा होता है। सो इसके लिए तो हम आपको वेरी केयरफुल ही लिखेंगे। इसके लिए अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो इसमें कई बार ऐसा होता है ये सस्ता है इसको ले लेते हैं, और ये ऑप्शन क्या, ये स्टॉक्स के साथ भी होता है। 9 रुपए 10 रुपए का स्टॉक देखा और अपने को लगा कि ये बहुत अच्छा सस्ता है, इसको ले ही लेते हैं, और इससे क्या होता है कहीं ना कहीं मेंटली एक बहुत बड़ी एक धोखा हो जाता है इंसान को, और ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट होता है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, बड़ा सीधा, हम भी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, अपन पुल बैक स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो ये सारी चीजों को, ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं साथ ही साथ में। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कैन ऑफन कैपिटलाइज ऑन एसिमेट्री। द आइडिया इज एंटर द पोजीशन इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड एंड लेट इट रन। Losses are cut short using stop loss orders while winning trades are allowed to continue until the trend reverses। बहुत ही बेसिक। रिवर्सल ट्रेड भी अपन करते हैं, पुल बैक ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड दोनों ही अपन करते हैं। इसको समझना है अपने को क्या मतलब होता है इसका, कि जब अपन ट्रेलिंग का यूज करते हैं तो ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी हमेशा काम करती है। मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अपने ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चलते चलते अपन ने ये मान लिया कि भाई अब अपने को इतना, अपने को कम से कम प्रॉफिट हो गया है, फिर अपन ने वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया और उसके बाद ट्रेंड को चलने दिया, और फिर उसके बाद हर मेजर पिवट के ऊपर अपन स्टॉप लॉस अगर यूज करते जा रहे हैं। ये सारी चीजों को आप लोगों को करके दिखाया हुआ है अपने यहाँ, जो भी ट्रेडिंग एनालिसिस होता है उसमें आप लोगों के साथ डिस्कस होता ही है ये। इन शॉर्ट, जब स्टूडेंट के साथ में भी डिस्कस होता है तो बड़ा क्लियर हम ये बात बोलते हैं कि आपको अपना एसएल जब भी आप लगाते हैं वो ऐसा लगाइए कि आपको मैक्स लॉस पता हो, मैक्स लॉस आपको पता होना चाहिए, नो द मैक्स लॉस, उसके बगैर कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा। नो द मैक्स, और इसको आप अपने खुद के ट्रेड में यूज करके देख सकते हैं, इसमें कोई किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद अपना देखिए, मैक्स लॉस पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, द ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेंड the trader following a trend might risk losing 2% on each trade but aims to gain 6 to 8% on successful trade over time the strategy will be successful। risk reward ratio का बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि 2% का लॉस हो रहा है हर बार, लेकिन जब सक्सेस हो रही है तो 6 to 8% की हो रही है। तो इस तरीके से इन अ लॉन्ग रन वो जो ट्रेडर है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो ये हो गया एक और कॉन्सेप्ट। अब फाइनल थॉट्स को समझ लेते हैं। आखिरी, एसिमेट्रिकल रिस्क इज एन एसेंशियल कॉन्सेप्ट, सभी ट्रेडर्स के लिए जरूरी है, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये जो है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आपको बस एक ही चीज सीखनी है, एसिमेट्रिकल रिस्क, उसको बिल्ड करना, ऑप्शन के अंदर बिल्ड करना, स्टॉक के अंदर बिल्ड करना, वो अपने को अपनी एक्सपीरियंस और अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने को बिल्ड करना पड़ता है। हम 1:3 यूज करते हैं, आप दूसरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यूज कर सकते हैं, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, पोजीशन साइजिंग हो गया, आपको मैक्स लॉस हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट जब एक साथ मिलते हैं तब फिर रिस्क मैनेजमेंट ओवरऑल बनता है। एसिमेट्रिकल रिस्क सिर्फ उसका एक पार्ट है। तो इस तरीके से ओवरऑल हमारा पूरा एसिमेट्रिकल रिस्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है। आगे अपन मार्केट एज वगैरह को भी आगे चल करके डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्लास में आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।